होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनीमैन के अनुसार सभी बीमारियों की जड़ 3 प्रकार के मियाज्म के कारण होती है, जिसमें सोरा, साइकोटिक और सिफिलिस है। सिफिलिस को गर्मी, अतशक, उपदंश भी कहते हैं। साधारण भाषा के अंदर इसको गर्मी की बीमारी कहते हैं। उपदंश या सिफिलिस का रोग एक तरह से एसटीआई का रोग है, जिसके अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कारण यह होता है। अगर स्त्री या पुरुष में से कोई भी सिफिलिस के कारण ग्रसित हो तो फिर सहवास करने के दौरान दूसरे पुरुष या स्त्री को भी इस तरह का सिफिलिस के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। इसके अंदर जो जिनेंद्रियां हैं, उनकी जो स्किन है उसके ऊपर घाव हो जाते हैं, वहाँ जख्म हो सकते हैं, वहाँ पर पस बन सकती है और उसके बाद में उस व्यक्ति का रक्त दूषित होकर ब्लड पॉइजनिंग के बाद में फिर वो पूरे शरीर के अंदर सिफिलिस के सिम्टम्स फैल जाते हैं। सिफिलिस या उपदंश के जो घाव हैं उन्हें शैंकर कहते हैं। शैंकर भी 2 प्रकार के होते हैं, हार्ड शैंकर एंड सॉफ्ट शैंकर। सिफिलिस का जो संक्रमण है ये 2 प्रकार से होता है। ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, माता पिता से, दादा से, दादी से, वहाँ से भी ये बच्चों के अंदर आ सकता है। और जो दूसरा प्रकार है वो एक्वायर्ड सिफिलिस है, जो स्वयं अपने दोषों के कारण उसको सिफिलिस होती है। जो एक्वायर्ड सिफिलिस है ये भी 3 प्रकार का होता है। इसके अंदर उसकी प्राइमरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है और थर्ड स्टेज है। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर का एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि सिफिलिस क्या है, सिफिलिटिक मियाज्म क्या है, उसके क्या लक्षण हैं, वो किन कारणों से होता है, उसके कितने प्रकार हैं, उसके अंदर क्या क्या होम्योपैथिक उपचार किया जा सकता है, उसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। एक्वायर्ड सिफिलिस के अंदर जो प्रथम अवस्था है, प्राइमरी स्टेज है, उसके अंदर जो घाव होते हैं उनकी वजह से सिफिलिस फैलता है। जब शरीर का रक्त दूषित हो जाए उसके कारण जब दूसरे अंगों के ऊपर इसका प्रकोप दिखाई देता है तो वो सेकेंडरी सिफिलिस के सिम्टम्स होते हैं। और उसके बाद में सिफिलिस का जो पॉइज़न है वो ब्लड के अंदर घुलता हुआ फिर टिश्यूज़ के अंदर भी फैल जाता है, एक एक सेल्स के अंदर पहुंच जाता है, उसके तंतुओं पर भी इसका रोग का आक्रमण हो जाता है। तो फिर इसे तृतीय स्टेज ऑफ एक्वायर्ड सिफिलिस कहते हैं। एक्वायर्ड जो सिफिलिस है कि जो प्रथम अवस्था है, प्राइमरी स्टेज है, उसके अंदर जो हार्ड शैंकर्स होते हैं वो पुरुषों के जनेंद्रियों के ऊपर अधिकतर दिखाई देते हैं और स्त्रियों के अंदर ये योनि जो कपाट है जिसे लेबिया कहते हैं, वहाँ पर ये इस तरह के शैंकर्स दिखाई देते हैं। मूत्र नली के भीतर में भी इस तरह के घाव हो सकते हैं, स्त्री के स्तन के ऊपर भी इस तरह के घाव हो सकते हैं, रोगी के होंठ पे वहाँ पर भी इस तरह के शैंकर्स दिखाई दे सकते हैं। उपदंश का जो शैंकर्स हैं वहाँ से जब पीप या कोई डिस्चार्ज निकलता है वो शरीर के अगर अन्य अंग पर लग जाता है तो वहाँ पर भी इरिटेशन होकर शैंकर्स वहाँ पर भी हो सकते हैं। जब इन्फेक्टेड पुरुष या स्त्री के साथ में जब संभोग या सहवास किया जाता है उसके बाद में फिर 2 से 4 सप्ताह के बाद में इस तरह के शैंकर्स अन्य पुरुष या स्त्री के जनेंद्रियों के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। पहले वो लाल रंग के दिखाई देते हैं, मटर के दाने के बराबर वहाँ पे शैंकर्स शुरू हो जाते हैं। फिर ये दर्द भरी जो फुंसी है वो पक जाती है, वो घाव के अंदर परिणित हो जाती है, वहाँ से फिर उसके अंदर से पीप पस निकलना शुरू हो जाता है। और ये जो पीप और पस मैंने जैसे पहले बताया जहाँ पर भी लग जाता है वहाँ पर नए घाव, नए शैंकर्स भी उमड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके कारण उसका जो रक्त है वो विषैला हो जाता है, वो विकृत हो जाता है और नाना प्रकार के फिर अन्य उपसर्ग उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर जो हार्ड शैंकर्स हैं उनके भी सिम्टम्स अलग तरह से दिखाई देते हैं। एक से अधिक घाव नहीं होता है, घाव के चारों तरफ कड़ापन हो सकता है, पास वाली जो ग्रंथियां हैं वो कड़ी हो जाती हैं, उसकी जो लिंग है, योनि है, होंठ, स्तन, वहाँ पर भी हार्ड शैंकर्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। घाव के अंदर जो जलन है या पीर वाली दर्द है बिल्कुल नहीं रहती। घाव इसके अंदर प्रायः सूखा रहता है, पीप या रस भी इसके अंदर बहुत कम निकलता है या नहीं के बराबर निकलता है। इसके अलावा उसको ब्यूबोस या बागी भी उसके जो जांग है वहाँ पर हो सकते हैं। लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं उनका इन्फेक्शन जांग वाले एरिया के अंदर होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर भी फिर पस पीप बननी शुरू हो जाती है।
जिसे ब्यूबोस कहते हैं। इस गांठ को अगर बाहर से दबाकर देखा जाता है तो फिर मालूम होता है कि वो असल में एक गांठ नहीं है, उसके अंदर 2, 3, 4 गांठें छोटी छोटी दिखाई देती हैं, महसूस होती हैं। ये जो ग्रंथियां हैं या ग्लैंड है, चर्म के नीचे या स्किन के नीचे ही दिखाई देता है। जबकि जो सॉफ्ट शैंकर्स होते हैं ये शरीर के अंदर उतनी हानि नहीं पहुंचाते। ये एक स्थानिक रोग है, एक जगह पे लोकलाइज्ड रहता है। उपदंश या सिफिलिस का जब विष शरीर के अंदर घुल मिल जाता है तो उसके 2 से 3 के भीतर ही इस तरह के सॉफ्ट शैंकर्स दिखाई दे सकते हैं। पहले जो रोग वाली जगह है वो मामूली सी फट जाती है, वहाँ पर घाव उत्पन्न होता है। घाव के ऊपर सफ़ेद पर्दे जैसा स्तर दिखाई देता है, सफ़ेद पर्दे जैसी स्किन दिखाई देती है। और उसे अगर ऊपर से हटा दिया जाए तो उसके अंदर से फिर नीचे जो हिस्सा है वो सुर्खी लाल रंग लिए हुए होता है, वो गीला होता है, चिपचिपा होता है, और ये जो घाव है जल्दी आरोग्य नहीं होता है। दबाने के ऊपर ये जो घाव है या जो शैंकर्स हैं ये सॉफ्ट दिखाई देते हैं, इसी के कारण इसका नाम सॉफ्ट शैंकर है। ये हार्ड शैंकर्स की तरह हार्ड कड़ा नहीं होता है। घाव में से रक्त, पीप, पस आदि निकल सकती है। जो मवाद है वो बहुत ज़्यादा बदबूदार हो सकता है। इस घाव के अंदर जलन, टीस, दर्द भी मिलता है, जबकि हार्ड शैंकर के अंदर दर्द, टीस या जलन नहीं के बराबर होती है। हार्ड शैंकर की तरह जो सॉफ्ट शैंकर है ये एक से अधिक भी हो सकते हैं। इसके अंदर भी बागी हो सकती है, ब्यूबोस हो सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, हार्ड शैंकर के अंदर जो ब्यूबोस होते हैं वो भी हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा कड़े होते हैं। लेकिन सॉफ्ट शैंकर के अंदर जो बागी होती है वो मिश्रित हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है, और जो कड़ापन है इसके अंदर उतना अधिक नहीं होता जितना हार्ड शैंकर के अंदर होता है। सॉफ्ट शैंकर है ये भी अपने सिम्टम्स के हिसाब से 2 प्रकार का होता है, जिसे फैगमेटिक शैंकर कहते हैं और स्लफिंग शैंकर्स कहते हैं। जो फैगमेटिक शैंकर्स हैं इसके अंदर जो घाव है उसके जो चारों तरफ की जो स्किन है वो समान नहीं रहती, फटी फटी दिखाई देती है। उसके अंदर से जो पीप निकलती है बहुत ज़्यादा निकलती है, बहुत बदबूदार होती है। घाव इसके अंदर बढ़ जाता है, गिल्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा दर्द होती है। रोगी इसके अंदर लंगड़ा कर चल सकता है, चलने के समय में उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो सकती है। गिल्टी का जो इन्फ्लेमेशन है, शीत लिए हुए कंपन, शिवरिंग के साथ में इसके अंदर उसको बुखार भी हो सकता है। कभी कभी जब ये गिल्टी फूट जाती है तो बहुत ज़्यादा इसमें से पस बाहर निकलती है, और कभी कभी फिर ये तल पेट, पेड़ू तक भी इस तरह के जो शैंकर्स हैं वो फैल जाते हैं। जो स्लफिंग शैंकर्स हैं उसके अंदर जो घाव है वो सड़ने लग जाता है। लिंग की जो चमड़ी है जिसे प्रीप्यूज कहते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है। कभी कभी जो लिंग का सिर है जिसे सुपारी भी कहते हैं, ग्लांस पेनिस कहते हैं, वो भी सड़कर इसके अंदर नष्ट हो सकता है। इस घाव में से खूब खून वाला, पस वाला घाव का जो डिस्चार्ज है वो निकलता है। इसके अंदर बहुत बदबूदार मवाद भी बाहर आती है। फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। बागी या ब्यूबोस के सिम्टम्स इसके अंदर नहीं दिखाई देते हैं। एक्वायर्ड सिफिलिस का जो सेकेंडरी स्टेज है उसके अंदर जब सिफिलिस का जो पॉइज़न है जब ब्लड के अंदर मिल जाता है और फिर बाकी शरीर में वो फैलता है, उसे ही सेकेंडरी सिफिलिस कहते हैं। इसके अंदर जो उसका जिनेंद्रिय हैं उसके ऊपर फुंसी हो जाती है, उसकी जो चमड़ी है वो छिल जाती है, वो फट जाती है। और ये जो फिंसी है अंदर जब तक वो नहीं बन पाती है तो इसे फिर हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं। ये प्रायः 10 से 20-21 दिन तक हो सकता है। ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है, ये जो फर्स्ट बार उसके अंदर सिफिलिस का पॉइज़न जाता है उसके बाद में इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देना शुरू होते हैं। लिंग का जो चर्म है, स्किन है, वो जब 1.5 से 2-3 महीने तक अगर इस तरह के अगर सिम्टम्स दिखाई देते रहते हैं उसके बाद में उसके स्किन के ऊपर उद्भेद आते हैं, इरप्शंस आते हैं, उसका घाव है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो इसे फिर सेकेंडरी स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन कहेंगे। और जो इसके अंदर इरप्शंस आते हैं उसे सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन कहेंगे। इसके अंदर उसके पूरे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पूरे शरीर के अंदर हरारत होती है। इस तरह के लक्षण इसके अंदर प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो रोगी का मुंह है, टॉन्सिल्स हैं, तालू है,
वहाँ पर भी इसका इन्फ्लामेशन फैल जाता है। सेकेंडरी जो स्टेज है वे ये साधारणतः 2 से 3 महीने तक रह सकती है और अधिकतर जो इसका लंबा समय है 2 से 3 वर्ष तक भी हो सकता है। एक्वायर्ड सिफिलिस की जो टर्शरी स्टेज है उसके अंदर बहुत दिनों तक बीत जाने के बाद में जब रोग उसके तंतुओं के अंदर, उसके टिश्यूज़ के अंदर फैलना शुरू हो जाता है तो फिर कोई विशेष उपसर्ग इसमें नहीं रहते हैं। रोगी इसके अंदर अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है, आनंदित महसूस करता है, लेकिन उसके जो शरीर के अंदर ये जो रोग है सुप्त अवस्था के अंदर पड़ा रहता है और फिर बहुत दिनों के बाद में फिर वो अपने लक्षण फिर से प्रकट करना शुरू कर देता है। इसके अंदर उसके जो यंत्र हैं, ऑर्गन्स हैं, उसकी हड्डियां हैं, उसके ब्रेन है, उसके ऊपर भी इसके उपसर्ग सिम्टम्स दिखाई देना फिर शुरू हो जाते हैं। उसकी जो पेरिओस्टियम है, हड्डियों का जो आवरण है, उसके अंदर भी इसका इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है। उसके अलावा उसके जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं वहाँ पर भी इसका प्रकोप बढ़ जाता है। सारे लिम्फेटिक ग्लैंड्स हार्ड कड़े होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर घाव पस बननी शुरू हो जाती है। इसके बाद में फिर वो रोगी जीवन भर कष्ट भोगता रहता है। सिफिलिस का जो सेकेंडरी स्टेज है उसके अंदर जो उसकी स्किन है, यहाँ जो उसकी चमड़ी है, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहीं तक कि उसका जो उपदंश है वो होता रहता है। लेकिन जो टर्शरी स्टेज है उसके अंदर इस तरह से नहीं होता, वो पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है। उसके सभी तंतुओं के अंदर, डीप टिश्यूज़ के अंदर, इवन प्रत्येक जो उसके सेल हैं वहाँ तक इसका प्रकोप बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रथम अवस्था और सेकेंडरी स्टेज के बाद में ही थर्ड स्टेज आती है। इसके अंदर कभी कभी ये भी हो सकता है कि प्रथम अवस्था या फर्स्ट जो स्टेज है उसके बाद में सेकेंडरी स्टेज ना ही आए और सीधी ही टर्शरी स्टेज आ जाए। मतलब कि बहुत ज़्यादा उसका इन्फेक्शन बहुत जल्दी उसके पूरे शरीर के अंदर फैल सकता है। सेकेंडरी स्टेज के अंदर जो उद्भेद होते हैं उन्हें हम अन्य उद्भेदों से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सिफिलिस के जो उद्भेद होते हैं वो तांबे के रंग के होते हैं। उनके जो किनारे हैं उनका रंग काला हो सकता है। प्रायः इसके ऊपर खुजली नहीं रहती है। साधारणतः ये हाथ पाँव के तलवों के अंदर, हथेली के अंदर हो सकते हैं। हाथ पैरों के सामने वाला हिस्सा है, हथेली है, वहाँ पर ये अधिकतर दिखाई देते हैं। उसकी जो केश की जड़ें हैं, बालों की जो जड़ें हैं वहाँ पर ये हो सकता है। छाती के ऊपर, होंठ के ऊपर, कंधे के ऊपर, पाल पर, उसके सीने में, गर्दन के आगे पीछे वाले हिस्सों में भी इस तरह के उपदंश दिखाई दे सकते हैं। सेकेंडरी स्टेज के अंदर जब उसके टिश्यूओं के ऊपर जब इसका आक्रमण होता है तो फिर किस तरह के सिम्टम्स या उपसर्ग दिखाई देते हैं। पेरिओस्टाइटिस हो सकता है, जो हड्डियों का आवरण है उसके ऊपर इन्फ्लामेशन हो सकता है। इसके अलावा उसे रूमेटिज्म हो सकता है, गाउट हो सकता है, वात गठिया उसको हो सकता है, और काइटिस हो सकता है जिसके अंदर उसके टेस्टिकल्स हैं, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है, वहाँ पर पेन हो सकती है, दर्द हो सकती है। इसके अलावा उसको एपिडिडमाइटिस भी हो सकता है। जो टेस्टिकल से जो स्पर्म्स बाहर आते हैं उसकी जो वेन्स होती हैं या नालियाँ होती हैं उसके अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे एपिडिडमाइटिस कहते हैं। इसके अलावा उसके अंडकोश हैं वहाँ पर गामा हो सकता है, ये एक तरह से ट्यूमर होता है। इसके अलावा उसको एपोलेप्सिया हो सकता है। उसके सिर के जो बाल हैं वो सारे के सारे झड़ सकते हैं, वो टकला हो सकता है, एनीमिक हो सकता है, रक्तहीन हो सकता है। इसके अलावा उसकी जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं, लसिका तंत्रा हैं, वहाँ पर भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है। टर्शरी स्टेज के अंदर जब डीप टिश्यू के अंदर इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो फिर वो इस प्रकार से होते हैं। इसके अंदर जो पहला सिम्टम है गमेटा जिसे कहते हैं, शरीर के भीतर के जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर फिर इन्फ्लामेशन जब शुरू होता है उसे ही गमेटा कहते हैं। अंदर उसके ऊपर ग्रैनुलर टिश्यूज़ दिखाई देते हैं, दाने दिखाई देते हैं। ये जो गमेटाज हैं बाद में फिर इसके अंदर घाव बन जाता है, वहाँ से मवाद निकलती है और अधिकतर ये फिर पकता भी नहीं है, ये उसी स्थिति के अंदर बहुत समय तक रहता है। इसका आकार मटर के दाने के बराबर भी हो सकता है और बड़े बेर के बराबर भी हो सकता है। इसके अलावा उसके नोड्स हो सकती हैं। उसके अस्थि या अस्थि का जो आवरण है वहाँ पर जब इन्फ्लामेशन हो जाए तो फिर वो नोड्स के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ये जो नोड्स जब पक जाते हैं
फिर वो उसके अस्थि या बोन्स के ऊपर उसका फिर आक्रमण होता है और वहाँ पर उनके बोन्स का इन्फ्लामेशन होता है। इसे फिर गामा कहते हैं। इसके अलावा कैरीज हो सकती हैं। इसमें जब उसका घाव है वो पकने के बाद में फिर वो सड़ना जब शुरू हो जाता है तो इसे कैरीज कहते हैं। इसके अलावा नेक्रोसिस हो सकता है, जब उसकी बोन्स भी गलनी शुरू हो जाएं, सड़नी शुरू हो जाएं, नेक्रोसिस उनका शुरू हो जाता है। इसके अलावा उसकी जो स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उनके अंदर भी नोड्स दिखाई दे सकते हैं। नोड्स शरीर के सभी अंगों के अंदर उत्पन्न हो सकते हैं। नोड्स का जब घाव पकने के ऊपर आता है या जब वो पकता है तो वहाँ पर स्ट्रिक्चर्स भी हो सकते हैं। उसकी वेन्स हैं या जो शिराएँ हैं, धमनियाँ हैं, आर्टरीज़ हैं, वहाँ पर भी जब नोड्स हो जाते हैं तो उससे फिर एन्यूरिज्म हो सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है। इसके अलावा उसके लीवर है, फेफड़े हैं, वहाँ के जो फाइब्रस टिश्यू हैं उनके अंदर भी इनका आक्रमण हो सकता है और नाना प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। टर्शरी स्टेज के बाद में बहुत दिनों तक जब ये उपसर्ग रहते हैं तो फिर उसके ब्रेन के ऊपर भी इसका आक्रमण शुरू हो जाता है और फिर ये अंतिम अवस्था हो सकती है। उसके बाद में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा उसका जो स्वर तंत्र है, रेक्टम है, एनस है, वहाँ पर भी इस रोग का हमला हो सकता है। सिफिलिस या उपदंश के रोग की जो सिम्टम्स हैं ये अधिकतर सूर्यास्त के बाद में और सूर्योदय से पहले तब तक ये ज़्यादा रहते हैं। मतलब ये रात के समय में इसका जो सिम्टम्स हैं उनके अंदर जो दर्द है या और तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा रहती हैं। इसका हम लोग यहाँ निर्वाचन करते हैं। जो इसके शैंकर्स हैं वो जब होंठ के ऊपर दिखाई देते हैं तो गले के ऊपर भी गांठें दिखाई देती हैं। लिम्फेटिक नोड्स हैं वो हार्ड दिखाई देते हैं। उंगलियों के ऊपर हार्ड शैंकर्स दिखाई दे सकते हैं। हथेलियों के अंदर भी शैंकर्स दिखाई दे सकते हैं। कोहनी के पास की गांठें हैं वो भी हार्ड दिखाई दे सकती हैं क्योंकि वहाँ पर भी लिम्फेटिक ग्लैंड्स होते हैं। शैंकर्स के बाद में ये जो गिल्टियाँ हैं ये बढ़नी शुरू हो जाती हैं, उसके पूरे शरीर में फैल सकती हैं। सिफिलिस हेरिडिटरी के कारण भी होता है। अभी तक मैंने पहले आपको एक्वायर्ड के बारे में बताया है, अब मैं हेरिडिटरी सिफिलिस के बारे में कुछ बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। इसके अंदर जब माता पिता के बाद में उसके बच्चों के अंदर सिफिलिस का जो उपदंश है वो उसके ब्लड के थ्रू फैल जाता है तो इसे फिर हेरिडिटरी सिफिलिस कहते हैं। इसे कॉन्जेनिटल सिफिलिस भी कहते हैं और हेरिडिटरी सिफिलिस भी कहते हैं। यहाँ पर जो बच्चे को सिफिलिस होता है वो एक्वायर्ड भी हो सकता है और हेरिडिटरी भी हो सकता है। जब माता प्रवास के समय में उसके अगर वहाँ पर घाव हो और वो फिर जो बच्चा जब बच्चे की पैदा होने की प्रतिक्रिया शुरू होती है और वो जो घाव अगर फट जाए और वो बच्चे के लग जाए तो फिर बच्चे के अंदर भी जो शैंकर उत्पन्न होंगे इसे एक्वायर्ड सिफिलिस कहेंगे, हेरिडिटरी सिफिलिस नहीं कहेंगे। क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ है तब तक उसके अंदर कोई सिफिलिस के सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन ये एक्सीडेंटल जब वो बच्चा प्रवास के समय में या जब डिलीवरी का समय आया है उस समय जब उपदंश जो उसके अंदर फैला है उसके कारण ये एक्वायर्ड सिफिलिस कहलाएगा। परंतु जब माता पिता के स्पर्म्स या ओवम के कारण अगर ये सिफिलिस फैलता है तो उसे हेरिडिटरी सिफिलिस कहेंगे। शिशुओं के अंदर सिफिलिस के सिम्टम्स जब प्रकट होने शुरू होते हैं तो बच्चा पैदा होने के कम से कम 1-1.5 महीने के बाद में धीरे धीरे उसके अंदर सिम्टम्स दिखाई देना शुरू होते हैं। तब बच्चे के जो होंठ हैं उसका जो कोना होता है घाव के सिम्टम्स प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। उसके मलद्वार के अंदर घाव हो सकते हैं, नाक के भीतर उसके घाव हो सकते हैं, नाक उसका बंद हो सकता है। जब वो दूध पीता है तो उसके मुंह के अंदर घाव हो सकते हैं। शरीर के ऊपर तांबे के रंग के स्किन इरप्शंस, चकत्ते आदि दिखाई दे सकते हैं। उसके हाथ पैरों के ऊपर चांदी की तरह के सफ़ेद स्किन इरप्शंस भी दिखाई दे सकते हैं। आँखों के ऊपर भी नाना प्रकार के इन्फ्लामेशन, ऑप्थेल्माइटिस हो सकता है, आयराइटिस हो सकता है, केराटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा पेरिस्टाइटिस भी हो सकता है। उसकी जो बोन्स की मेम्ब्रेन्स हैं या कवरिंग है उसके ऊपर भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। उसके अलावा साइनोवियल्स भी उसको हो सकता है, उसके जो साइनस हैं उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो,
नेक्रोसिस हो सकते हैं। उसका जो मुंह है, जीभ है, तालू है, गले के अंदर घाव हो सकते हैं, कान के अंदर दर्द हो सकता है, वहाँ पर भी गामाज हो सकते हैं, उसको बहरापन हो सकता है। ये सारे जो उपदंश हो रहे हैं यहाँ पर टर्शियरी सिफिलिस के ही सिम्टम्स होते हैं। बच्चा इसके अंदर बूढ़ा दिखाई दे सकता है, बड़ी उम्र का दिखाई देता है, कमज़ोर दिखाई देता है, जीर्ण शीर्ण दिखाई देता है, उसकी त्वचा सूख जाती है, मेरास्मस उसको हो सकता है, शरीर की चमड़ी मिट्टी के रंग की तरह की हो सकती है, उसके सिर के बाल झड़ सकते हैं, उसका जो लिंग है, कोश है, उसके जो नितंब हैं, वहाँ पर भी इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। सिफिलिस को हम लोग बाहरी लक्षणों के द्वारा भी निर्वाचित कर सकते हैं। इसके अंदर हचिनसन लाइंस भी दिखाई देती हैं। घाव जब सूख कर उसके जो होंठ के कोने हैं वहाँ पर एक लकीर की तरह की जब लाइन दिखाई देती है, उसे हचिनसन लाइन कहते हैं। इसके अंदर घाव का स्थायी दाग दिखाई देता रहता है। नाक की हड्डी के अंदर घाव हो जाए और उसके कारण फिर उसकी जो हड्डी है वो बढ़ती नहीं है। नाक का जो निचला हिस्सा है वो चपटा दिखाई देता है। जो फ्रंटल एमिनेस है, जो भौहों के बीच की, आँखों के बीच की जो बोन्स हैं, वहाँ पर उस हड्डी के अंदर गड्ढे दिखाई देते हैं, वो धसी हुई दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा उसको हचिनसन सिफिलिटिक टीथ्स भी हो सकते हैं। नीचे के सामने वाले जो 4 दांत हैं वो इसके अंदर झड़ सकते हैं, उसका क्षत हो सकता है, वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसके अलावा उसके मुंह के अंदर घाव हो सकते हैं, स्टोमेटाइटिस हो सकते हैं। उसकी जो क्रेनियल बोन्स हैं, सिर की जो हड्डियां हैं, वहाँ पर भी रोग का आक्रमण हो सकता है, जिसे ऑस्टियोफिटिक कहते हैं। इसके अलावा उसकी जो जगह जगह पर हड्डी के ऊपर पैरेट्स नोट्स भी दिखाई देते हैं, तोते के नोट्स जिसे कह सकते हैं। उसकी हड्डी फूली हुई होती है, मोटी होती है, लाल होती है, ललाट लिए हुए होती है, और सिर के जो बगल की जो हड्डी है उसके अंदर इस तरह की सूजन दिखाई देती है, जो बहुत बहुत तोते की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसे पैरेट नोट्स कहते हैं। इसके अलावा उसको हड्डी की अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। उसकी हड्डी की एट्रोफी हो सकती है, उसका विकास रुक सकता है, उसकी हड्डियां पतली हो सकती हैं, फ्रैक्चर्स उसके अंदर आसानी से हो सकते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोपेरेसिस या क्रेनियोटेप्स भी उसको हो सकता है। इसके अंदर जो मस्तिष्क की जो हड्डियां हैं उसका जो आवरण है उसका ये इन्फ्लेमेशन कहलाता है। बच्चों के अंदर रिकेट्स हो सकते हैं, ये एक अस्थि संबंधी बीमारी है। उपदंश वाला अगर बच्चा या सिफिलिस वाला बच्चा अगर अपनी माता का दूध पीता है और माता को इस तरह के सिम्टम्स दिखाई नहीं दें, पर उसके ऊपर फिर कोई विशेष प्रकार के सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे, पर अगर वो बच्चा किसी दूसरी माता का दूध पीता है, निरोगी है, तो उसके अंदर फिर उपदंश या सिफिलिस के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। इसका एक प्रमुख कारण ये हो सकता है कि जब माता अपने गर्भ के अंदर उपदंश वाला या सिफिलिस वाले बच्चे को रखती है, या उसका जब वहाँ पर विकास होता है और माता के अंदर इस तरह के सिम्टम्स अगर नहीं हो तो उस माता के अंदर एक प्रकार की इम्यूनिटी प्रकट हो जाती है, और यही इम्यूनिटी उस माता की फिर रक्षा करती है। और इस कारण जब बच्चा जो सिफिलिस से ग्रसित है अगर वो माता का दूध भी पिए तो उसके अंदर ये सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे, लेकिन वो किसी दूसरी की माता का अगर दूध पीता है तो वहाँ पर ये उपदंश सिफिलिस के सिम्टम्स उसके अंदर दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर वो बच्चा की माता का अगर मृत्यु हो जाए या वो दूध ना पिला पाए, तो फिर अगर वो किसी दूसरे माता से अगर उसको दूध की पिलाने की अगर प्रयास किया जाता है तो यहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखा जाता है। उस माता का पूरा पहले ब्लड टेस्ट करवाएं, उसके अंदर अगर उस तरह के सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं तो फिर जहाँ तक संभव हो सके उसे दूध पिलाने से परहेज करें। वो फिर उसको गाय दूध का या फिर माता का दूध निकाल कर उसको दें तो फिर ये लाभदायक होगा। इसके अंदर सिफिलिस के अंदर अगर जो रोगी है अगर वो सेकेंडरी स्टेज के अंदर है तो उसे फिर विवाह नहीं कराना चाहिए। अगर वो पहले से विवाहित है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर उसके ये सेकेंडरी सिम्टम्स अगर ठीक हो जाएं उसके बाद में ही विचार किया जा सकता है उसके विवाह के बारे में। सिफिलिस के हम लोग क्या चिकित्सा, क्या पाथ्य, क्या डाइट ले सकते हैं। त्रिफला को अगर रात भर भिगो दिया जाए और उसके पानी के साथ में उसके जो शैंकर्स हैं, चाहे वो हार्ड हो या सॉफ्ट हो, उनको हम लोग धो सकते हैं, उससे भी उसको बहुत आराम आएगा। इसके अलावा गरम पुलटिस है या फिर गरम
फर्मेंटेशन है वो भी घाव पर किया जा सकता है। नीम के पत्तों का घोल है, नीम के पत्तों की पेस्ट है, वो भी उसके घाव पर लगाई जा सकती है। इसके अलावा मांस, मछली, दही है, उड़द है, तेल, अन्य जो मसाले हैं, उसके अलावा शराब, धूम्रपान, इससे उसको परहेज कराना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा इसके अंदर वर्जित है। उसके अलावा उसको हम लोग आलू दे सकते हैं, परवल है, चने की दाल है, साग सब्जियां भी इसमें दे सकते हैं। पुराना जो चावल हो, 1 साल पुराना चावल हो, उसका भात भी उसको दे सकते हैं। तो अगर उसको बुखार ना रहे तो उसे रोज़ नहाना चाहिए। गर्म पानी के साथ में वो स्नान कर सकता है और बुखार के दौरान वो स्पंजिंग भी उसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो एलोवेरा है, जिसे घृत कुमारी कहते हैं, उसकी जो पेस्ट है या उसका जो पत्ता है वो भी शैंकर्स के ऊपर लगाएं, उसकी पट्टी बांधें, उससे भी उसको बहुत आराम हो सकता है। होम्योपैथिक दवाइयाँ जो सिफिलिस के अंदर दी जा सकती हैं, चाहे वो एक्वायर्ड हो या हेरिडिटरी हो, वो बहुत ज़्यादा उसके सिम्टम्स के ऊपर निर्भर करेंगी। उस रोगी की क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या मानसिक स्थिति है, गर्मी या सर्दी में वो किस तरह से बिहेव करता है, उस पर भी होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ज़्यादा निर्भर होंगी। मरकरी या जिसे पारद कहते हैं, वो इसकी एक प्रमुख दवा हो सकती है। उपदंश के रोगी जो प्रथम अवस्था या सेकेंडरी स्टेज है, उसके अंदर जो मर्क्यूरिल सोल है, जो होम्योपैथिक दवा है, उसको लो पोटेंसी के अंदर अगर दिया जाए तो फिर बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इससे उसकी जो प्राथमिक या प्राइमरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है, उसके अंदर बहुत जल्दी लाभ मिलना शुरू हो जाता है। उसके जो उद्भेद हैं, जो ग्लैंड्स हैं या शैंकर्स हैं, उसके घाव जल्दी भरना शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा सिफिलिस के कारण उसको जो बागी हुई है, ब्यूबोज हुए हैं, उसके अंदर भी मर्कसोल लेने से फ़ायदा होना शुरू हो सकता है। इसके अलावा अगर प्रथम अवस्था या सेकेंडरी स्टेज है वो बहुत ज़्यादा प्रचंड हो, बहुत ज़्यादा उसके सिम्टम्स दिखाई देते हों, तो फिर मर्क्यूरिस आयोड इसके अंदर दे सकते हैं। ये भी 2x 3x के अंदर उसको बार बार दी जाए तो उससे उसको फिर लाभ होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सिफिलिस नोसोड भी आता है, सिफिलिनियम जिसे मेडिसिन कहते हैं, ये हम लोग उसको 30, 200, 1 ml के अंदर दे सकते हैं। प्रथम, द्वितीय या तृतीय कोई सी भी अवस्था हो उसके अंदर ये दी जा सकती है, चाहे वो एक्वायर्ड हो या हेरिडिटरी हो, उसके अंदर भी ये दी जाती है। इस दवा को हम लोग इंटरकरेंट भी दे सकते हैं। जब हम दूसरी दवाइयाँ देते हैं तो बीच बीच के अंदर सिफिलिनम की हाई डोज भी अगर उसको दी जाए तो फिर जो उसके जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगा। सिफिलिनम की जो ऑइंटमेंट है वो भी उसके शैंकर्स के ऊपर ऑइंटमेंट को लगा सकते हैं, उससे उसका घाव है वो भी बहुत जल्दी भरना शुरू हो जाएगा। प्राइमरी स्टेज के अंदर अगर सिफिलिनम 1 ml की डोज हर रात को उसको दी जाए तो उससे फिर उसको बहुत जल्दी लाभ होता है। इसे हम लोग 4 से 5 दिन तक उसको लगातार देते हैं। इस दवा को सेवन करने के बाद में हो सकता है कि उसके घाव हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएं, लेकिन फिर 2-3 सप्ताह के बाद में वो बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएंगे और वो आरोग्य भी हो सकता है। इसके अंदर जो उसके शैंकर्स हैं वो लाल हो सकते हैं, ऊंचे दिखाई से दे सकते हैं, उसके किनारे ऊंचे हो सकते हैं। इस समय हम लोग कैनानियम जो मेडिसिन है वो 10 ml के अंदर भी अगर दें, रात के समय में उसको कुछ दिनों तक दें, तो उससे भी इसके अंदर उसको लाभ होगा। जब वो घाव फिर अपना लालीपना छोड़ दे, कैनानाइम के बाद में फिर हम लोग सिफिलिनम 1 ml 10 ml भी दे सकते हैं। फिर उससे जो बाकी का उसके जो उपसर्ग हैं या जो बाकी का घाव है वो जल्दी भर जाएगा। अगर घाव के ऊपर कड़ापन दिखाई देता है तो फिर नाइट्रिक एसिड दी जा सकती है। ये 30 पोटेंसी के अंदर देते हैं। नाइट्रिक एसिड वैसे प्रथम अवस्था या द्वितीय अवस्था के अंदर उतना असर नहीं दिखाती जितना ये तृतीय अवस्था या टर्शरी जो स्टेज है उसके अंदर ये ज़्यादा दिखाई देता है। इसके अलावा जो फ्लोरिक एसिड मेडिसिन है, ये भी उपदंश जनित या हेरिडिटरी जब सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसके अंदर जब उसकी बोन्स के ऊपर नेक्रोसिस हो जाए, खासकर जो जांघ की फीमर बोन है उसके अंदर जब इस तरह का सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसके अलावा रेडियस में जो बोन है, टीबिया बोन है, अल्ना बोन है, उसके घाव भी इसके अंदर बहुत जल्दी भरना शुरू हो जाते हैं। कानों के नीचे भी अगर घाव हो जाएं, कानों के अंदर भी घाव हों, वो भी एसिड फ्लोरिक मेडिसिन से ठीक होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा उसकी जो दाढ़ी है, इसके अंदर उसके जो मसूड़े हैं, आँखों के अंदर भी नासूर हो सकता है, हड्डियों के अंदर दर्द होगा, घाव के अंदर से
पतला डिस्चार्ज निकलता है, उसके अंदर खून मिला हुआ भी हो सकता है। ये जो डिस्चार्ज है जहाँ पर भी लग जाता है वहाँ की स्किन गलनी शुरू हो जाती है, तो फ्लोरिक एसिड इसके अंदर लाभदायक होगी। नाइट्रिक एसिड के बारे में मैं भी पहले भी बता चुका हूँ। इसके अंदर जो उसकी सुपारी है या जो पेनिस का सिर है उसकी चमड़ी के अंदर या लिंग की चमड़ी के अंदर घाव होना शुरू हो जाते हैं। उसके ऊपर सफ़ेद रंग की मेम्ब्रेन हो सकती है, उससे वो ढका हुआ हो सकता है। घाव के किनारे इसके अंदर ऊंचे दिखाई देते हैं, उबड़ खाबड़ दिखाई देते हैं, ग्रैनुलेशंस दिखाई दे सकते हैं, ग्रैनुलेशन नोड्स दिखाई देते हैं। उसके अंदर से खून निकल सकता है। घाव के अंदर ऐसा दर्द मालूम होता है कि जैसे उसे लकड़ी से कोंचा जाए। उसके अंदर से बदबूदार रस निकलता है। इसके अंदर उसको फीमोसिस भी हो सकता है। उसकी जो लिंग का स्किन है, फोर स्किन है, वो आगे से टाइट हो जाएगी, वो पीछे की तरफ नहीं मुड़ सकती। पेशाब करने के समय में भी वहाँ पर गुब्बारा जैसा दिखाई दे सकता है। फीमोसिस का अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। सेकेंडरी स्टेज ऑफ सिफिलिस के अंदर भी नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। इसके अंदर जो उसके नाक हैं, होंठ हैं, उनके किनारे के अंदर घाव हो सकता है, वो फटे हो सकते हैं। कर्णमूल के जो नीचे है, कान के नीचे भी घाव हो सकते हैं। वहाँ की जो ग्रंथियाँ हैं, लिम्फेटिक नोड्स हैं, वो भी फूल सकते हैं। गांठ पक सकती है, उसके बाद में उसके अंदर घाव हो सकते हैं। इस समय यहाँ पे नाइट्रिक एसिड को अगर हम लोग उच्च शक्ति के अंदर देते हैं तो फिर अधिक लाभ मिलता है। उपदंश की बीमारी के अंदर अगर पारा मिला हुआ भी हो या पारा के कारण भी इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हों तो फिर हिपर सल्फर इसके अंदर बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। उसके कारण उसका जो सिम्टम्स हैं बहुत जल्दी शीघ्र ही ठीक होना शुरू हो जाएंगे। एसाफेटिडा जो मेडिसिन है जो हींग से बनती है, वो भी यहाँ पर जब उसके बोन्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो या बोन्स का नेक्रोसिस हो, वो गलने सड़ने लग जाएं, तो फिर एसाफेटिडा मेडिसिन लाभदायक होगी। ये केवल जो अस्थियों के ऊपर या बोन्स के ऊपर घाव हैं उन्हीं के अंदर ही लाभदायक नहीं होती, जो अन्य घाव हो रहे हैं और अन्य जो शैंकर्स हो रहे हैं वहाँ पर भी इसका लाभ दिखना शुरू होता है। घाव के जो लक्षण है, इसके अंदर घाव में से रस निकल सकता है जो बहुत बदबूदार हो सकता है। उसके अंदर घाव के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। उसके ऊपर हाथ भी नहीं लगाया जा सकता। ड्रेसिंग करने के समय में भी उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मरकरी के कारण या पारद का विष के कारण भी अगर उसको अन्य जगह पर भी घाव हो रहे हों तो फिर मर्क्यूरिस सोल भी दे सकते हैं। हिपर सल्फर, नाइट्रिक एसिड आदि दवाइयाँ भी यहाँ पर फ़ायदा करती हैं। उसी तरह पारद का व्यवहार के कारण अगर इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो एसाफेटिडा मेडिसिन भी बहुत लाभदायक होती है। इसके अंदर एसाफेटिडा देने के बाद में उसको ऑरोमेटेलिकम भी दे सकते हैं। उसके बाद में कैलकेरिया फ्लोर दी जाए और इस क्रम के अंदर अगर दवाइयाँ दी जाएं तो फिर उसको बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। ऑरोमेटेलिकम मेडिसिन उपदंश की अवस्था के अंदर जब उसकी अस्थियों का नेक्रोसिस होता है, खासकर उसके नाक की या तालू की जो बोन्स हैं वहाँ पर जब नेक्रोसिस हो, वहाँ पर उसका क्षत हो, वहाँ पर कैरीज हो सकती हैं, वहाँ से बदबूदार मवाद पस निकल सकती है कि जो अस्थियों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, तो ऑरम मेटेलिकम लाभदायक होगी। बेडियागा मेडिसिन जब बच्चों के अंदर सिफिलिस या उपदंश के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, किसी गांठ के अंदर भी सूजन दिखाई दे तो फिर यह लाभदायक होगी। इसके अंदर बच्चों के अंदर बागी हो सकती है, गांठें हो सकती हैं, वो कड़ी हो सकती हैं। अगर बागी कच्ची हो तो उसको अगर सर्जिकल उसको रिमूवल करा दिया जाए, उसके बाद में अगर वो घाव जल्दी भर ना रहा हो, जो किनारे हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर सड़न हो जाए, तो फिर बेडियागा मेडिसिन दी जाए तो उससे उसको लाभ हो सकता है। इसके अलावा कोरिडेलिस मेडिसिन है। ये उपदंश के कारण या सिफिलिस के बाद में अगर नाना प्रकार के उसको स्किन प्रॉब्लम हो जाए, उसकी जो लिंग का सुपारी है या जो ग्लैंड्स हैं उसके ऊपर शैंकर्स हो जाएं, हार्ड शैंकर हो जाएं, गमेटा हो जाए, उपदंश या सिफिलिस के कारण उसके जो मुंह के अंदर भी अगर इन्फ्लामेशन दिखाई दे रहा हो, गले के अंदर घाव हो, रात को उसकी अगर तकलीफ़ बढ़ जाती हो, उसके जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं वहाँ पर भी जब प्रकोप होता है तो कोरिडेलिस मेडिसिन दी जा सकती है। कैलोट्रोपिस जो मेडिसिन है जब सेकेंडरी स्टेज ऑफ सिफिलिस है उसके अंदर ये अधिक लाभदायक होती है।
पारे के अपव्यवहार के कारण, मरकरी के अपव्यवहार के कारण भी अगर इस तरह के सिम्टम्स सिफिलिस के अंदर दिखाई देते हैं, कैलोट्रोपिस दी जा सकती है। ये प्रथम अवस्था के अंदर भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। कार्बो एनिमल जो मेडिसिन है, ये सेकेंडरी या टर्शरी सिफिलिस के अंदर बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। के अंदर उसकी गांठों के अंदर सूजन होती है, खासकर जो बगल की या जांघ की गांठें हैं के अंदर जब सूजन होती है, बागी होती है, ब्यूबोज होते हैं, तो इसके अंदर जो उसके ग्लैंड्स हैं पत्थर की तरह हार्ड हो जाते हैं, वो तांबे के रंग के उद्भेद इरप्शंस इसके अंदर दिखाई देते हैं, तो कार्बो एनिमल मेडिसिन दी जा सकती है। कुप्रम सल्फर मेडिसिन भी इसके अंदर दी जाती है। ये कॉन्जेनिटल सिफिलिस के अंदर या हेरिडिटरी सिफिलिस है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। यहाँ पर मर्कसोल के अलावा अगर इसको दिया जाए हेरिडिटरी के अंदर, तो फिर ये ज़्यादा लाभदायक होगी। इसके अलावा हेक्ला लावा जो मेडिसिन है, इसके अंदर जब उसकी नाक की बोन्स हैं, उसके अंदर जब नेक्रोसिस होता है, कैरीज होती हैं, और उसके जब दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं, तो हेक्ला लावा लाभदायक होगी। हिपर सल्फर जो मेडिसिन है, उपदंश जब पारे के कारण होता है, उसके कारण उसको नाना प्रकार के जब सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे उसके मसूड़ों के अंदर घाव हो सकते हैं, आँखों के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है, हड्डियों के अंदर दर्द हो सकता है, शैंकर्स हो सकते हैं। शैंकर्स के अंदर दर्द ना रहे तब भी हिपरसल्फ दी जा सकती है। उसके अंदर से जब रक्तस्राव हो, ब्लीडिंग हो रही हो, घाव में से पनीर के जैसा सड़ा हुआ बदबूदार जब डिस्चार्ज हो रहा हो, रस निकलता हो, लिंग के भीतर खुजली होती हो, जो उसके प्रीप्यूज है, जो फोर स्किन है, उसके अंदर खुजली हो, उसके ऊपर शैंकर्स हो जाएं, घाव के चारों ओर की जो स्किन है वो ऊंची हो जाए, वहाँ पर जो घाव है वो जल्दी भरता ना हो, उसके ऊपर ग्रेनुलेशन नोड्स दिखाई देते हों। इसके अंदर ग्रेनुलेशन जो नोड्स हैं दिखाई नहीं भी दें, तब भी हिपर सल्फर लाभदायक होगी। उसकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, वो स्पर्श सहन नहीं कर सकती। हिपर सल्फ के अंदर सुबह के समय में ठंड के कारण उसका जो रोग है वो बढ़ जाता है। सल्फर जो मेडिसिन है, पारद या मरकरी का एक एंटीडोट के रूप में भी बहुत ज़्यादा कारगर होती है। इसके अलावा जो काली बाइक्रोम मेडिसिन है, उसके अंदर जो उसका मुंह है, गले के भीतर के जो घाव हैं, घाव के अंदर छेद हो सकता है, उसके अंदर रसदार चिपचिपा रस निकल सकता है, हड्डी इसके अंदर सड़ सकती है, सुई गड़ने जैसा इसके अंदर दर्द हो सकता है, चमड़े के उपदंश भी इसमें दिखाई दे सकते हैं, घावों के ऊपर पपड़ी जैसा स्किन भी दिखाई दे सकती है। रात के समय में इसके अंदर तकलीफ़ बढ़ जाती है, मुंह है, नाक है, गले के भीतर भी घाव हो सकते हैं। इसके अंदर जो घाव होते हैं, कंडक्टर की जो टिकट पंच करता है उस तरह के घाव इसके अंदर दिखाई दे सकते हैं। गोल होते हैं, गहरे होते हैं। घाव के चारों तरफ की जो स्किन है तांबे की तरह की दिखाई दे सकती है, तो काली बाइक्रोम इसमें लाभदायक होगी। काली आयोड जो मेडिसिन है, ये प्राइमरी की अपेक्षा जो सेकेंडरी या टर्शरी स्टेज है उसके अंदर ज़्यादा लाभदायक होती है। सेकेंडरी स्टेज के अंदर जब उसकी हड्डियों के अंदर दर्द होता है, खरोंच मारने जैसा दर्द हो सकता है, माथे की जो हड्डी है उसके अंदर दर्द हो सकता है, नाक है, ललाट की जो हड्डी है वहाँ पर दर्द हो सकता है, टीस मारने जैसा दर्द हो सकता है, वहाँ पर नोड्स हो सकते हैं। दंश के कारण अगर वात हो जाए तो वहाँ पर फाइटोलका की तरह काली आयोड भी लाभदायक होती है। इसके अलावा लेकेसिस जो मेडिसिन है, इसके अंदर फेजिडेनिक या सड़ने वाले शैंकर्स होते हैं, वो गैंग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सड़ने लगते हैं। घाव के चारों तरफ नीली आभा लिए हुए स्किन दिखाई दे सकती है, तो फिर लेकेसिस लाभदायक होगी। लाइकोपोडियम जब सिफिलिस के सिम्टम्स गौन हो, अधिक दिखाई ना देते हों, इसकी वजह से उसके गले के भीतर घाव हो सकता है। घाव जो है वो पीलापन लिए हो सकता है, पीलापन लिए हुए सफ़ेद रंग का भी हो सकता है। शैंकर इसके अंदर आरोग्य होने के बाद में भी बिल्कुल भी सूखते नहीं हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ उसका असर रह जाता है। पाँव के अंदर खासकर जो एड़ी की हड्डी है, एड़ी का जो टकना है, वहाँ पर भी घाव हो सकते हैं। ये जो घाव हैं किसी भी तरह से जल्दी से सूखते नहीं हैं। रात के समय में बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है, छींकने फौंकने जैसा दर्द हो सकता है,
घाव के ऊपर अगर वो पट्टी भी करते हैं वो भी सहन नहीं होती है तो लाइकोपोडियम दी जा सकती है। इसके अलावा मर्क्यूरिस बिन ऑयड मेडिसिन भी दी जा सकती है। इसके अंदर उसको मजागत उपदंश होता है, देह उसकी बहुत ज़्यादा जीर्ण हो जाती है, ग्रंथियाँ उसकी फूल जाती हैं, विशेषकर जो उसका मुंह है उसके अंदर तांबे के रंग के स्किन के इरप्शंस दिखाई दे सकते हैं। मर्क बिन आयोड है, नाइट्रिक एसिड है, बेडिएगा जो है, कार्बो एनिमल मेडिसिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं। मर्क सोल या वाइबस मेडिसिन है, जिस तरह से सॉफ्ट शैंकर के अंदर लाभदायक अधिक होती हैं, उसी तरह आयोडियम ऑफ जो मरकरी है या मर्क्यूरिस बिन आयोड है वो हार्ड शैंकर के अंदर अधिक लाभदायक होती है। मर्क बिन आयोड है ये प्राइमरी स्टेज के अंदर उतना लाभ नहीं देती जितना कि ये सेकेंडरी स्टेज के अंदर देती है। सिफिलिस की बीमारी के अंदर मैंने अभी तक जो भी दवाइयाँ बताई हैं उनके अलावा यहाँ पर मर्क्यूरिस कोर भी दे सकते हैं। उसके अलावा मेजिरिनियम मेडिसिन भी सिम्टम्स के हिसाब से, प्लेटिना म्यूर, फाइटोलिका, सरसा पेरेला, सीपिया, साइलेशिया, स्टेफिस गेरिया, सल्फर आदि भी इसके अंदर दी जा सकती है। अगर घाव को आराम आने में बहुत टाइम लगता हो, जो लिंग का मुंह है, जो सुपारी है, बहुत दिनों तक फूले रहें, वहाँ बहुत दिनों तक सूजन रहे, बहुत ज़्यादा घाव के अंदर कड़ापन महसूस होता हो तो गोएकम मेडिसिन भी दी जा सकती है। 3x के अंदर 6 पोटेंसी में भी दी जा सकती है। इसके अंदर जो प्राथमिक घाव है वो जब अगर जल्दी से सूखे ना तो उसके कारण अगर उसको वहाँ पे मस्से हो जाएं तो फिर नाइट्रिक एसिड मेडिसिन दी जा सकती है। ये लो पोटेंसी में भी दी जा सकती है, 6 या 30 के अंदर अधिक लाभदायक होगी। इसके अलावा जो नाइट्रिक एसिड मेडिसिन है इसकी अगर लो पोटेंसी को ग्लिसरीन के अंदर भी मिलाकर उसके शैंकर्स के ऊपर या घाव के ऊपर लगाया जाए तो भी फिर लाभदायक होती है। गले के अंदर अगर घाव हो जाएं तो फाइटोलिका मेडिसिन लाभदायक होती है। इसके अलावा प्राथमिक जो घाव हैं उसके ऊपर अगर और तरह की अगर बाहरी ऑइंटमेंट लगानी हो तो मर्कसोल भी लो पोटेंसी के अंदर ग्लिसरीन के अंदर मिलाकर लगा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के अंदर अगर उपदंश के जो घाव हैं या जो इरप्शंस हैं उनके शुरू के जो अगर 2-4 दिन हो, आर्सेनिक आयोडियम अगर दी जाए तो अधिक लाभ होता है। इसकी जो नित्य है सुबह के समय में अगर एक डोज 4-5 दिन तक अगर लगातार दी जाए और उसके बाद में फिर थूजा 200 की मात्रा 1 सप्ताह तक अगर दी जाए तो इससे फ़ायदा होता है। अगर इनसे भी फ़ायदा ना हो तो फिर हम लोग थूजा की हाई पोटेंसी 1 भी दे सकते हैं, फिर उससे उसको लाभ आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एचनीशिया जो मेडिसिन है उसका मदर टिंचर भी अगर हम लोग 10-20 बूंदें कुछ पानी के अंदर अगर दिन में 1 या 2 बार अगर उसका व्यवहार करते हैं तो उसकी जो ब्लड पॉइजनिंग है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी और इससे फिर उसको बहुत ज़्यादा आराम आएगा। यहाँ पर मैंने जो भी होम्योपैथिक दवाइयाँ बताई हैं वो किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकॉन को भी ऑन रखें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको मिस ना हो सके। आप इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप किसी और बीमारी का वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, तो मैं उसे बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ में एक नए वीडियो के अंदर। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।